सुनो आगे पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? सीपीआर। क्या जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? कार्डियोपाल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर का फुल फॉर्म होगा। सीपीआर पढ़ने से पहले जो एनजी ट्यूब वाला पार्ट था ना, एनजी ट्यूब वाला पार्ट का रिमेनिंग जो टॉपिक था उसको पढ़ लेंगे। लास्ट क्लास में बता रहे थे कि अगर कोई पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन से जस्ट पहले पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थेसिया पेशेंट को दिया जाता है, जानते हैं। स्पाइनल एनेस्थेसिया की वजह से पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। अब गैग रिफ्लेक्स किसको कहते हैं? कोई भी पार्टिकल जब माउथ के जगह रिस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर करना चाहे, तो रिस्पिरेटरी ट्रैक मतलब ट्रेकिया उस पार्टिकल का अपोज करता है, वोमिटिंग करके, कफिंग करके। तो जब कोई पार्टिकल रिस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर करना चाहेगा, ट्रेकिया में इंटर करना चाहेगा, तो ट्रेकिया का टिश्यू उस पार्टिकल का अपोज करेगा, वोमिटिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, चाहे फूड पार्टिकल हो चाहे वाटर हो, वो इंटर किस में कर जाएगा? वो किस में इंटर कर जाएगा? ट्रेकिया में, और लंग्स को खराब कर देगा और पेशेंट का क्या कर देगा? डेथ कर देगा। ये बात पढ़े हुए हैं। तो ऑपरेशन से पहले जब एनेस्थेसिया देता है तो उसके वजह से गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंट होगा। तो गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो गया। अगर उस कंडीशन में पेशेंट को हम मुंह से कुछ भी दिए, पानी ही दिए या फूड पार्टिकल ही दिए, तो वो किस में चले जाएगा? ट्रेकिया में चले जाएगा और पेशेंट का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। ठीक। तो इसीलिए ऑपरेशन के जस्ट बाद पेशेंट में मुंह से अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उसका क्या चेक करेंगे? पहले हम गैग रिफ्लेक्स। अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट आ गया तभी जाकर हम उसका मुंह से वाटर को देंगे। तो अभी लिख सकते हैं ना, बिफोर गिविंग एनीथिंग फ्रॉम माउथ नर्स शुड हैव चेक गैग रिफ्लेक्स। इफ गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट तो हम देंगे, अगर नहीं तो नहीं देंगे। उसको लिख सकते हैं। देखो शुरू हो रहा है। देख तो लिखेंगे बिफोर गिविंग एनीथिंग फ्रॉम माउथ नर्स शुड चेक कौन सा रिफ्लेक्स? गैग रिफ्लेक्स। अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट हुआ तो ही हम कोई भी चीज को मुंह से देंगे। इफ गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट then taken anything from माउथ। अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तभी हम मुंह से कोई भी चीज को ले सकते हैं, चाहे वाटर को ले सकते हैं, चाहे हम फूड पार्टिकल को ले सकते हैं। अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, इफ गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट, तो हम मुंह से कोई भी चीज को नहीं देंगे। अबाउट एनीथिंग फ्रॉम माउथ। क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम पेशेंट को, जब गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, इस कंडीशन में अगर हम पेशेंट को मुंह से कुछ भी दे दिए तो एस्पायरेशन कर जाएगा, पेशेंट एस्पायरेट कर जाएगा। वो कंटेंट इसोफेगस में ना जाके कहाँ चले जाएगा? ट्रेकिया में चले जाएगा और पेशेंट का डेथ का रीजन बन जाएगा। इतना बात समझ गए? अब हमको ये देखना है कि गैग रिफ्लेक्स चेक कैसे करेंगे।
अब हम देखेंगे कि गैग रिफ्लेक्स चेक हम कैसे करेंगे। तो गैग रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉटन जो रुई होता है ना उसको मरोड़ देंगे। रुई को मरोड़ करके, जब रुई को मरोड़ेंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। जब बहुत कॉटन को जब मरोड़ेंगे तो कॉटन एप्लीकेटर बनेगा। उस कॉटन एप्लीकेटर से पेशेंट का मुंह के जब पीछे की तरफ एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते यूबुला, उसमें टच करेंगे। कॉटन एप्लीकेटर से उस यूबुला वाला पार्ट में टच करेंगे। टच करने पर अगर वोमिटिंग इंड्यूस हो गया, वोमिटिंग करने का मन कर गया, तो इसका मतलब गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। टच करने पर अगर वोमिटिंग इंड्यूस नहीं हुआ तो मतलब पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब देखेंगे हाउ वी चेक गैग रिफ्लेक्स। किसके थ्रू चेक करेंगे? गैग रिफ्लेक्स चेक में गैग रिफ्लेक्स चेक बाय कॉटन एप्लीकेटर करेंगे ना। बाय कॉटन एप्लीकेटर टच द यूबुला पार्ट ऑफ माउथ। मुंह में कौन सा पार्ट को टच करेंगे? यूबुला वाला पार्ट को टच करेंगे। यहां दो कंडीशन होगा। यूबुला वाला पार्ट में टच करने पर या तो वोमिटिंग होगा या तो वोमिटिंग नहीं होगा। अगर वोमिटिंग हुआ तो गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, अगर वोमिटिंग नहीं हुआ तो गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है। तो या तो वोमिटिंग इंड्यूस होगा, अगर वोमिटिंग इंड्यूस हुआ तो गैग रिफ्लेक्स क्या होगा? तो उस कंडीशन में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। जब गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा तो मुंह से कुछ भी ले सकता है उस कंडीशन में। हाँ, गिव एनीथिंग फ्रॉम माउथ। गैग रिफ्लेक्स जब प्रेजेंट होगा तो मुंह से कुछ भी दे सकते हैं। गिव एनीथिंग फ्रॉम माउथ। अगर वोमिटिंग इंड्यूस नहीं हुआ तो गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है ना। इफ वोमिटिंग नॉट इंड्यूस, वोमिटिंग नॉट इंड्यूस, गैग रिफ्लेक्स क्या होगा? गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। जब गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा तो मुंह से देना कोई भी चीज सही रहेगा। अबाउट एनीथिंग फ्रॉम माउथ। अबाउट एनीथिंग फ्रॉम माउथ। इतना बात समझ गए? गैग रिफ्लेक्स कैसे चेक करेंगे? एक कॉटन एप्लीकेटर बनाएंगे, धागा को, रुई को मरोड़ करके, कॉटन को मरोड़ कर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। पेशेंट को मुंह ओपन करने बोलेंगे और पेशेंट का युबला वाला पार्ट में इस कॉटन एप्लीकेटर से टच करेंगे। टच करने के बाद अगर वोमिटिंग इंड्यूस हो गया तो गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। गैग रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है तभी जाकर हम मुंह से कुछ उसका देंगे। अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, वो किस कंडीशन में होगा? जब वोमिटिंग इंड्यूस नहीं होगा, तब हम कोई भी चीज मुंह से देना प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्या इतना बात समझ गए? हाँ, अब आगे देखेंगे। देखो, अभी तक हम लोग एनजी ट्यूब इंसर्शन चैप्टर में पढ़ चुके थे। एनजी ट्यूब का नंबर अलग अलग होता, फिर एनजी ट्यूब को प्लेसमेंट करने का तरीका पढ़ चुके थे, 3 तरीका होता, पढ़ चुके थे ना। फिर एनजी ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ चुके थे ना। फिर देखे थे कि हमको ऑपरेशन का बाद पेशेंट में किस प्रकार हम उसको फीडिंग करवाएंगे, पढ़ चुके ना। तो अभी तक देखे कि राइस ट्यूब या नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो इसी से रिलेटेड
नासोगैस्ट्रिक ट्यूब से ही रिलेटेड एक अलग अलग प्रकार का ट्यूब होता है। जैसे जब हम ट्यूब को नाक से इंटर करेंगे, स्टोमक में जाएगा तो बोलेंगे नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, बोलेंगे ना। उसी प्रकार हम ट्यूब को मुंह से भी तो इंसर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। देखो कुछ पेशेंट में तुम नाक से ट्यूब को इंसर्ट नहीं कर सकते हो, जैसे जो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, न्यूनेट है, इन्फेंट है, उसमें तुम नाक से ट्यूब कोई भी इंसर्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर नाक से ट्यूब इंसर्ट किया तो नाजल म्यूकोसा को डैमेज कर देगा। नाजल म्यूकोसा को डैमेज कर देगा तो फिर पेशेंट के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, होगा ना। तो जब ट्यूब को मुंह से इंटर करेंगे तो उस कंडीशन को मुंह को ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में ट्यूब को बोलेंगे ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, बोलेंगे ना, बोलेंगे। जब मुंह से एंटर करेंगे तो उस कंडीशन में ट्यूब को बोलेंगे ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। फिर उसी प्रकार राइस ट्यूब या नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को तो स्टोमक तक मेनली डालते हैं, स्टोमक तक डालने के लिए ही बना हुआ है। लेकिन जब हम स्पेशली ट्यूब को स्टोमक में नहीं डालकर इंटेस्टाइन में डालना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक डालना होता है, तो ऐसा ट्यूब को बोलेंगे कैसा, कौन सा ट्यूब, इंटेस्टाइनल ट्यूब। कौन सा ट्यूब, इंटेस्टाइनल ट्यूब। मोस्टली इंटेस्टाइनल ट्यूब पहले के टाइम पे यूज होता था, पहले के टाइम पर यूज होता था। अभी के टाइम पर इंटेस्टाइनल ट्यूब स्पेसिफिक यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एनजी ट्यूब को ही और ज़्यादा इंसर्ट कर देता है। वो कहाँ इंटर कर जाएगा, इंटेस्टाइन में, उसी को इंटेस्टाइनल ट्यूब बना देता है। लेकिन पहले के टाइम पर इंटेस्टाइनल ट्यूब का सेपरेट डिस्कवरी होता था। तो इंटेस्टाइनल ट्यूब का एग्जांपल में दो ट्यूब होता है, एक को बोलते हैं कैंटर ट्यूब, एक को बोलते हैं मिलर अबाउट ट्यूब। दो ट्यूब होता, नाम सिर्फ याद रखना है, नाम समझ रहे हो। तो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसको मुंह से डालेंगे स्टोमक तक जाएगा, इंटेस्टाइनल ट्यूब एनजी ट्यूब के थ्रू है कि जैसा ही डालेंगे, लेकिन वो पहुंचेगा कहां पर, कहां पर, इंटेस्टाइन में। दो ट्यूब देख लिए। अब देखो तीसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब किसको देखोगे, तीसरा ट्यूब है इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब। इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब का अर्थ क्या हो गया, फिक्स है, नाम से ही पता चल रहा है। इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब मतलब ये इसोफेगस में काम करेगा और गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक में काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो अब हम अलग अलग प्रकार का ट्यूब्स को देख सकते हैं, पढ़ेंगे। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आधा अधूरा नहीं ना पढ़ेंगे, पूरे पढ़ेंगे ना, ताकि हम दूसरे को पूरे कंटेंट पढ़ा सकें। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब। देखो जैसे ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब कहां से इंसर्ट करेंगे इसको, हाँ, इंसर्ट थ्रू माउथ। इसका एग्जांपल में देखो, देखो न्यूनेट में ट्यूब हम किससे डालते बताओ, माउथ से डालेंगे कि नहीं रहे। फिर ट्यूब इंड कहां पर होगा जाके, स्टोमक में डालेंगे ना, क्योंकि माउथ से डाले और स्टोमक में इंड हुआ, तो कैसा ट्यूब हो गया, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब हुआ या नहीं रे। देखो मेरा बात, तो न्यूनेट में माउथ से आखिर हमको क्यों ट्यूब को डालना पड़ा, क्योंकि न्यूनेट में अगर हम नाक से ट्यूब को डालेंगे तो नाक का म्यूकोसा उसका सेंसिटिव होगा, उसको डैमेज कर देगा, तो ब्लीडिंग करवा देगा, न्यूनेट का स्किन सेंसिटिव होगा। तो इसलिए उसको नाक से ना डाल के कहां से डालेंगे, माउथ से डालेंगे, डालेंगे। दूसरा ट्यूब देखो, सुनो ना, अगर कोई ट्यूब का ल्यूमेन मोटाई बहुत ज्यादा बड़ा हो, अगर कोई ट्यूब का ल्यूमेन बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो क्या वो ट्यूब नाक से इंसर्ट हो पाएगा, वो ट्यूब नाक से इंसर्ट नहीं हो पाएगा। मोटा ल्यूमेन का ट्यूब को नाक से इंसर्ट करेंगे तो नाक में आगे जाके वो लटक जाएगा, अटक जाएगा। तो उस कंडीशन में ट्यूब को कहां डालना होगा,
उस कंडीशन में ट्यूब को कहाँ डालना होगा, ट्यूब को माउथ से डालना होगा। तो वो भी ट्यूब कैसा बन गया, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब बना कि नहीं। देखो मोस्टली माउथ से दो ही कंडीशन में ट्यूब डालते हैं, एक बच्चा का कंडीशन में, न्यूनेट का कंडीशन में, दूसरा अगर कोई पेशेंट पॉइजन कर लिया, अगर कोई पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो गया, कोई पॉइजन का इंटेक कर लिया, तो वो पॉइजन अब स्टोमक में चले गया, अब उस पॉइजन को निकालना पड़ेगा। अगर हम नहीं निकाल पाए उस पॉइजन को, तो वो अगर बॉडी में स्प्रेड हो गया तो पेशेंट के लिए क्या हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो उस कंडीशन में एक नया ट्यूब का डिस्कवरी हुआ जो लार्ज ल्यूमेन का होता था, लार्ज ल्यूमेन का होता था। हम तुम्हारा ग्रुप में भेजे है इवाल ट्यूब का, लार्ज ल्यूमेन ट्यूब है, उसको कहाँ से डालेंगे, माउथ से डालेंगे। कहाँ से डालेंगे, माउथ से डालेंगे। माउथ से डालें, उसमें एक पंप होता है, पंप होता है, ठीक, पंप होता है। पंप को जब दबाएंगे तो एयर स्टोमक में गया, जब खोलेंगे तो ऊपर गैस्ट्रिक कंटेंट क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा। बात समझ रहे हो ना। तो लार्ज ल्यूमेन का ट्यूब जिसको हम बोलते हैं इवाल ट्यूब, वो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब होता, उसको मुंह से डालते। और बड़ा ल्यूमेन इसलिए होता क्योंकि स्टोमक का सभी तो कंटेंट को पूरी तरीका से क्या करना है, स्टोमक से बाहर करना है। बात समझ रहे हो ना, सभी तो कचरा को, सभी पॉइजन को स्टोमक से बाहर करना है और तुरंत ही बाहर करना है। इसलिए कौन सा ट्यूब का डिस्कवरी हुआ, लार्ज ल्यूमेन वाला ट्यूब, जिसको कौन सा ट्यूब बोलते हैं, इवाल ट्यूब। इवाल ट्यूब का फोटो भी तुमको याद रखना पड़ेगा। देखो पॉइजनिंग पेशेंट में हम जो ट्यूब डालेंगे, कहां से, मोस्टली जो ट्यूब डालेंगे मुंह से डालेंगे, रेड कलर का ट्यूब होता है, मुंह से डालेंगे, कहां जाएगा, स्टोमक में जाएगा। तो पॉइजनिंग पेशेंट में ट्यूब डालेंगे, कहां से डालेंगे, मुंह में, माउथ से डालेंगे, कहां पहुंचेगा वो, स्टोमक में पहुंचेगा। किस पर्पस के लिए यूज करेंगे बताओ तो इस ट्यूब को, लवाज के लिए कि गवाज के लिए, लवाज के लिए, कंटेंट को बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे कि नहीं। तो पॉइजनिंग पेशेंट में माउथ से ट्यूब डालेंगे, स्टोमक में जाएगा। और इस ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का नाम क्या होगा, इस ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का नाम क्या होगा, इवाल ट्यूब। कौन सा नाम होगा, इवाल ट्यूब, EWALT, इवाल ट्यूब। रेड कलर का होगा, इसका ल्यूमेन क्या होता, बड़ा होता। बात समझ रहे हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब में एक देखे कौन सा, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे माउथ के थ्रू, यूनिट में करते, माउथ से स्टोमक में जाएगा। नाक से इसलिए नहीं करते, नाक का म्यूकोसा डैमेज हो जाएगा। पॉइजनिंग पेशेंट में माउथ से डालेंगे, स्टोमक में जाएगा। कौन सा ट्यूब है, इवाल ट्यूब। इवाल ट्यूब लार्ज ल्यूमेन ट्यूब होता, लार्ज ल्यूमेन ट्यूब होता। बात समझ रहे हो। लेकिन एक बात और समझ लो, हॉस्पिटल सेटअप में इवाल ट्यूब जहां अवेलेबल नहीं होता, नॉर्मली पॉइजनिंग पेशेंट में हमको कौन सा ट्यूब यूज करना है, इवाल ट्यूब, लार्ज ल्यूमेन है, तुरंत गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर करेगा, तुरंत फैलने से बचाएगा। जब इवाल ट्यूब नहीं होता तो मजबूरन में एनजी ट्यूब को ही डालता, नाक से ही डालता, नाक से ही डाला, एनजी ट्यूब को डाला। सबसे पहले एनजी ट्यूब के थ्रू फ्लूइड स्टोमक में दिया, फिर उस फ्लूइड को खींच के बाहर करेगा। तुम एक तो बात, जब एनजी ट्यूब पढ़ा था तो तुम देखा था एनजी ट्यूब का डिस्टल एंड वाला पार्ट में छोटा छोटा छेद होता था, छोटा छोटा छेद होता था ना। तुम गौर करो, पॉइजनिंग पेशेंट में छोटा छोटा छेद से कितना ही पॉइजन बाहर निकल सकता है, निकल सकेगा। अगर निकलेगा भी तो टाइम लगाएगा ना, इसलिए स्पेसिफिक ट्यूब होता है उसके लिए। कौन सा ट्यूब, कौन सा ट्यूब, कहां से डालेंगे, माउथ से डालेंगे, और कहां खत्म होगा, स्टोमक में। कौन सा ट्यूब, इवाल ट्यूब, याद रहेगा। तो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब में एक ट्यूब को देखें, कौन सा ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। देखें दूसरा ट्यूब, देखो दूसरा ट्यूब को देखें, इंटेस्टाइनल ट्यूब, इंटेस्टाइनल ट्यूब। ये ट्यूब भी किसके थ्रू होता, एनजी ट्यूब के ही जैसा होता, नाक से डालेंगे, लेकिन ये अल्टीमेट जाएगा कहां पर, इंटेस्टाइन तक ही जाएगा। लेकिन मोस्टली इसका यूज हम नहीं करते, एनजी ट्यूब को ही
60 सेंटीमीटर से आगे डाल करके इंटेस्टाइन में पहुंचा देते हैं। बात समझ रहे? लेकिन तुमको नाम याद रखना पड़ेगा। इंटेस्टाइनल ट्यूब इंसर्ट कहां से करेंगे? नोज से। नोज से जाएगा, कहां तक जाएगा ये? पहले नोज से स्टोमक में जाएगा, फिर स्टोमक से कहां जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। तो उस ट्यूब को कौन सा ट्यूब बोलेंगे? इंटेस्टाइनल ट्यूब। बस सिर्फ इसका नाम तुमको क्या रखना है? याद रखना। एग्जाम्पल, कैंटर ट्यूब, कैंटर ट्यूब, मिलर अबाउट ट्यूब। ये मोस्टली हम यूज में नहीं लेते। यूज क्या लेते? एनजी ट्यूब ही। लेकिन नाम तो तुमको याद रखना पड़ेगा ना। समझ रहे हो सोनी? हाँ, तो दो ट्यूब देखे, एक ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, दूसरा इंटेस्टाइनल ट्यूब। लिखो जल्दी। देखो, अभी तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब में एक ट्यूब को देखे ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, दूसरा ट्यूब को देखे इंटेस्टाइनल ट्यूब, तीसरा ट्यूब का नाम सुनो इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब। कौन सा ट्यूब को बोलते होंगे आखिर इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब? इसोफेजियल मतलब इसोफेगस, गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक। मतलब ये ट्यूब दो जगह फंक्शन करेगा, एक इसोफेगस में और दूसरा स्टोमक में। समझ रहे हो ना? इस प्रकार का ट्यूब को बोलेंगे इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब। आखिर इसका फंक्शन क्या होता? सुनो, कभी कभी क्या होता, पोर्टल वेन नाम सुनो ना, जो लीवर में इंटेस्टाइन का सभी तो ब्लड लेके कहाँ जाएगा? लीवर में। कहाँ जाएगा? लीवर। किसी किसी पेशेंट में लीवर का प्रॉब्लम होने की वजह से पोर्टल वेन हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। पोर्टल वेन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की वजह से सिम्टम्स में इसोफेजियल वेरेसिस देखने को मिलेगा। इसोफेगस में अंदर की तरफ से ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग समझ रहे हो? जब इसोफेगस में अंदर की तरफ से ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए तुम क्या तरीका अपनाओगे? बाहर में क्या तरीका अपनाते? बाहर में अगर कहीं ब्लीडिंग होता है ना तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए तरीका अपनाते, उस एरिया को कंप्रेस कर देते, तो कुछ देर के लिए तब ब्लीडिंग रुक जाता। लेकिन इसोफेगस के अंदर में ब्लीडिंग हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर होने की वजह से या गैस्ट्रिक कैंसर होने की वजह से ब्लीडिंग स्टोमक में हो गया। अब उस ब्लीडिंग को तुम कैसे रोकोगे? उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस स्थान को कंप्रेस करना पड़ेगा। उस स्थान को क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा। उस स्थान को कंप्रेस करने के लिए जो ट्यूब बना, उस ट्यूब को कौन सा ट्यूब बोलते हैं? इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब। जब इसोफेगस में ब्लीडिंग होगा तो इसोफेगस वाला ब्लीडिंग वाला पार्ट को कंप्रेस कर देगा। अभी बताएंगे। तो इसोफेगस का ब्लीडिंग रुक गया। स्टोमक में ब्लीडिंग हो गया, स्टोमक वाला पास को बैलून होता, बैलून फूल जाएगा, तो उस स्टोमक वाला पार्ट का ब्लीड को रोक देगा, वहां भी हो जाएगा, उपाय हो गया। बात समझ रहे हो? ऐसा ट्यूब को बोलेंगे कौन सा ट्यूब? इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब। किस कंडीशन में यूज करेंगे? इसोफेगस में जब ब्लीडिंग हो या जब स्टोमक में ब्लीडिंग हो, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। समझ रहे हो या नहीं? तो लिखो पहले। तीसरा ट्यूब का नाम कौन सा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब में तीसरा का सी नंबर, ए बी सी कर रहे थे ना? हाँ, 1 2 3 कर रहे थे। देखो तीसरा नंबर में ट्यूब का नाम इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब। इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब परफॉर्म कहां करेगा? ये इसोफेगस और स्टोमक में परफॉर्म करेगा। इसका एग्जांपल देखो, लिख देते, इट एक्ट ऑन इसोफेगस एंड स्टोमक। किस वजह से? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग।
और वहां जो ब्लीडिंग हो गया उस ब्लीडिंग को वहां से बाहर निकालना में, बात समझ रहे हो ना, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और जो ब्लीडिंग हो गया उस ब्लीडिंग को बाहर करने, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड रिमूव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को खींच करके सक करके वहां से बाहर कर देगा, समझ रहे हो मुस्कान। तो इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब इसोफेगस और स्टोमक में ब्लीडिंग को क्या करेगा, काम करेगा, और वहां जो ब्लीडिंग हो गया उस ब्लीडिंग को रिमूव करेगा सक करके। इसका एग्जांपल याद रखना, इसका एग्जांपल याद रखना, ब्लैक मोर सैंक्स, ब्लैक मोर सैंक्सटेकन ट्यूब, ब्लैक मोर सैंक्सटेकन ट्यूब, नाम हार्ड लग रहा है लेकिन इसका यूज होता है, समझ रहे हो, ब्लैक मोर सैंक्सटेकन ट्यूब। कितना पोर्ट होगा इसमें, 3 ठो पोर्ट होगा, 3 ठो ल्यूमेन होगा, अभी फिगर देखेंगे तो समझेंगे। दूसरा, यही ट्यूब को मॉडिफाई कर दिया, 3 ल्यूमेन के स्थान पर और 1 ठो ल्यूमेन बना दिया, 3 पोर्ट के स्थान पर और 1 ठो पोर्ट बना दिया, तो क्या बन गया, मॉडिफाइड ब्लैकमोर सैंक्सटेकन ट्यूब। लिखेंगे ना, मॉडिफाइड सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब। क्या ठो ल्यूमेन होगा इसमें, क्या ठो पोर्ट, 4 पोर्ट होता, समझ रहे हो, सुनिए, नहीं समझे, पूछो ना क्वेश्चन नहीं समझते हो तो। अभी हम इसको अलग अलग करके देखेंगे, फिगर बना के समझ आएगा। इसोफेगस गैस्ट्रिक ट्यूब का काम इसोफेगस और स्टोमक में हो रहा ब्लीडिंग को कम करना, और वहां जो ब्लीडिंग हो गया उस ब्लीडिंग को बाहर निकालना। इसका एग्जांपल 2 ठो होता, ब्लैकमोर सैंक्सटेकन ट्यूब, मॉडिफाइड सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब। इसमें 3 ठो ल्यूमेन होगा या 3 ठो पोर्ट होगा, समझ रहे हो ना। इसमें 4 ठो पोर्ट होगा। अब बोलोगे 3 ठो पोर्ट में कौन कौन सा पोर्ट है, कौन सा काम, एक पोर्ट के मदद से इसोफेगस में बैलून को फुलाया जाएगा, तो इसोफेगस में जो बैलून फूलेगा इसोफेगस में ब्लीडिंग को कंप्रेस करेगा, करेगा कि नहीं रहे, एक पोर्ट का काम इसोफेजियल बलून पोर्ट होगा कि नहीं होगा। दूसरा, स्टोमक में जो ब्लीडिंग होगा उसको कंप्रेस करेगा ना, उसको कंप्रेस करने के लिए वहां जो बैलून होगा उस बैलून को फुलाने के लिए गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट दूसरा पोर्ट हो गया, होगा ना। तीसरा, स्टोमक में जो पहले से ब्लड प्रेजेंट है, अब उस ब्लड को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट, 3 पोर्ट। अभी हम देखेंगे फिगर से, सब कुछ हमको समझ आएगा। इतना को मिटाए, लिखा, हाँ लिखा, नन रोका है, हाँ इधर सुनो, थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमको समझने में क्या हो। ये मोस्टली हम इंटेस्टाइन का पार्ट बनाए, इस वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसोफेगस। इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टोमक। इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन की क्रिया इंटेस्टाइन में होगा, डाइजेस्टेड जितना भी फूड मटेरियल होगा वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके सभी तो न्यूट्रिएंट्स किसमें आएगा, पोर्टल वेन में। कहां आएगा, पोर्टल वेन में। इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स निकलेगा, वेन निकलेगा, देखो कैपिलरीज के रूप में निकल रहा, ब्रांच के रूप में निकल रहा, सभी तो वेन आपस में एकत्रित होकर कैसा एक बन गया, बना कि नहीं रे। अब ये कहां जाकर खुलेगा, अब ये लीवर में जाके क्या हो, खुलेगा, लीवर में भी खुलेगा तो ये ब्रांच के रूप में खुलेगा, खुला कि नहीं। तो ये इंटेस्टाइन का हर एक डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब मटेरियल, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स पोर्टल वेन लेगा, किसको देगा अल्टीमेट जाके, किसको देगा अल्टीमेट जाके, लीवर में।
पोर्टल वेन का खासियत देखो, ब्रांच से ओपन हो रहा, ब्रांच में जाके इंड हो रहा। पोर्टल वेन का इंपोर्टेंस, किसी पेशेंट में लीवर में इन्फेक्शन हो गया, लीवर प्रॉब्लम हो गया, तो ये ब्लड का आने का फ्लो बाधित होगा कि नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, प्रेशर जब बढ़ेगा तो जो मटेरियल, जो फूड पार्टिकल या जो ब्लड इधर आना चाहिए इधर आ पाएगा, जब नहीं आ पाएगा तो ब्लड का लीकेज होगा ना। ब्लड का जब लीकेज होगा तो ये इसोफेगस वाला पार्ट से क्या निकलेगा, ब्लीडिंग होगा कि नहीं होगा। इसोफेगस वाला पार्ट से जब ब्लीडिंग होगा तो इसोफेजियल ब्लीडिंग बोलेंगे, हाँ होगा कि नहीं होगा। स्टोमक वाला पार्ट से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, होगा ना। तो इस ब्लीडिंग को कम करने के लिए अगर हम यहाँ बैलून ला के बैलून को फुला दे तो ब्लीडिंग रुक जाएगा। स्टोमक में ब्लीडिंग को बचाने के लिए बैलून को फुला दे तो ब्लीडिंग रुक जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो ना। तो इस वाला वेन को कौन सा वेन बोलेंगे, पोर्टल वेन। स्टार्ट कहां से हो रहा, ब्रांच से, एंड कहां से हो रहा, ब्रांच में, ठीक। अल्टीमेट जाएगा कहां पर, लिवर में। जब पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन होगा तो इसोफेगस से क्या होने लग जाएगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगा। कुल मिलाकर इमेज क्रिएट हो गया ना, किस प्रकार इसोफेगस से ब्लीडिंग होता है। अब हम तीनों ल्यूमेन कब पढ़ेंगे, सुनो मेरा बात। पहला कौन सा ट्यूब पढ़ेंगे, ब्लैकमोर सेंगस्टकन ट्यूब, 3 ठो ल्यूमेन वाला ट्यूब पढ़ेंगे या नहीं। देखो पहला नंबर में ब्लैकमोर सेंगस्टकन ट्यूब, कितना पोर्ट होगा, 3 पोर्ट या 3 ल्यूमेन। देखो इधर सुनो, बाद में सब लिखना, इधर सुनो। ये हम एक ट्यूब बना दिया, बनाए, क्या पोर्ट है, एक पोर्ट यहां बना दिया, ये दूसरा पोर्ट और ये तीसरा पोर्ट बनाए। एक पोर्ट के मदद से इसोफेगस में बैलून फूलेगा ना। तो इस पोर्ट को बोलेंगे इसोफेजियल बैलून पोर्ट। एक पोर्ट के मदद से इसोफेगस में बैलून फूला या नहीं। दूसरा पोर्ट के मदद से स्टोमक में बैलून को फुलाएंगे। दूसरा पोर्ट के मदद से क्या करेंगे, गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट। स्टोमक में बैलून को क्या करेंगे, फुलाएंगे ना। ये तीसरा पोर्ट के मदद से हम क्या करेंगे बताओ, जो स्टोमक में ब्लड प्रेजेंट है ना, उस ब्लड को रिमूव करेंगे, सकिंग करके, स्पायरेट करके क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ये तीसरा पोर्ट को क्या बोलेंगे बताओ। एक काम करो, ये गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट, इसोफेजियल बैलून पोर्ट को हम इधर नामकरण देंगे ना तो फिगर अच्छा बनेगा। इधर सुनो, सबसे पहला पोर्ट को कौन सा पोर्ट बोलेंगे, इसोफेजियल बैलून पोर्ट। दूसरा को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट। तीसरा को, जो स्टोमक में ब्लड है उस ब्लड को बाहर निकालेंगे ना तो बोलेंगे गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट। बाहर निकालने का एस्पिरेशन, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट। तीसरा को बनाए। ये 3 ठो तो पोर्ट दिखाए, बात समझ लो। सुनो बाबू, इसोफेजियल बैलून पोर्ट, अगर यहां हम सिरिंज अटैच करके एयर भरेंगे ना, इसोफेगस का बैलून फूल जाएगा, बात समझ रहा। गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट, अगर इसमें सिरिंज अटैच करके एयर भरेंगे ना तो स्टोमक का बैलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। सुन रहे हो, इससे अगर हम सिरिंज अटैच करके खींचेंगे ना तो स्टोमक का ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं। अब देखो आगे, ये आगे जाएगा जब
तो स्टोमेक का बैलून हो गया, हुआ या नहीं? स्टोमेक का बैलून के बाद फिर कौन सा बैलून होगा? स्टोमेक का के पहले इसोफेगस का बैलून होगा ना, पहले इसोफेगस का बैलून होगा, इसोफेगस का बैलून के बाद फिर कौन सा बैलून आएगा? स्टोमेक का बैलून आएगा ना। फिर स्टोमेक का बैलून के बाद स्टोमेक से जो कंटेंट को वापस खींचेंगे, एस्पायरेट करेंगे, बाहर करेंगे, इसके लिए यहां छिद्र देना पड़ेगा कि नहीं? ओपनिंग होगा कि नहीं? तो देखो इसको कौन सा बोलेंगे? इसोफेजियल, इसोफेजियल बैलून बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक बैलून बोलेंगे, इसको गैस्ट्रिक बैलून बोलेंगे। इसको यहां जो ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग से गैस्ट्रिक कंटेंट को खींचेंगे, खींचेंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ओपनिंग बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? अब फिर से सुनो, अगर हम इसोफेजियल बैलून पोर्ट से नीडल को अटैच कर दिए, किसको अटैच कर दिए? नीडल को अटैच करेंगे, सिरिंज को अटैच करेंगे। सिरिंज को अटैच करके अगर हम एयर को डालें तो कौन सा बैलून फूल जाएगा? इसोफेजियल बैलून फूल जाएगा। अगर हम गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट से सिरिंज को अटैच करके, सिरिंज को अटैच करके एयर डाले तो कौन सा बैलून फूलेगा? गैस्ट्रिक बैलून फूलेगा। लेकिन जब हम गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट से सिरिंज को डाल करके खींचेंगे, एस्पिरेट करेंगे, तो यहां पर गैस्ट्रिक कंटेंट जितना भी होगा इस छिद्र के थ्रू आगे निकल जाएगा और ये बाहर हम उसको निकाल लेंगे। निकालेंगे कि नहीं? निकालेंगे। समझ रहे हो मेरा बात ना? तो जब इसोफेजियल बैलून फूलेगा, जब ये इन्फ्लेट होगा, किसको रिड्यूस करेगा? रिड्यूस इसोफेजियल बैलून करेगा कि नहीं? रिड्यूस इसोफेजियल ब्लीडिंग, इसोफेगस का ब्लीडिंग को क्या करेगा? कम करेगा। रिड्यूस इसोफेगस ब्लीडिंग। गैस्ट्रिक बैलून क्या करे? अगर ये इन्फ्लेट होगा तो इन्फ्लेट, अगर गैस्ट्रिक बैलून इन्फ्लेट होगा तो ई क्या करेगा? बोलो ना रे। गैस्ट्रिक बैलून अगर इन्फ्लेट होगा तो स्टोमक में जो ब्लीडिंग हो रहा है अल्सर के वजह से, उस ब्लीडिंग को क्या करेगा? कम करेगा। और ये बैलून जब फूलेगा ना भाई, स्टोमक वाला पार्ट को अंदर से दाब देगा। जब दाबेगा तो वहां से जो ब्लीडिंग होगा कम होगा कि नहीं होगा? तो इन्फ्लेट जब होगा तो क्या होगा? रिड्यूस। कहां का ब्लीडिंग? स्टोमक का ब्लीडिंग क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। गैस्ट्रिक ओपनिंग के थ्रू क्या होगा? गैस्ट्रिक ओपनिंग के थ्रू गैस्ट्रिक में पहले से जो ब्लड हो रखा है वो ब्लड क्या होगा? बाहर जाएगा, बाहर जाएगा ना। शक कर लेंगे गैस्ट्रिक स्टोमक का ब्लड को क्या कर लेंगे? हम शक कर लेंगे। इस प्रकार देखो 3 ठो पोर्ट से हम सिरिंज को अटैच करते करेंगे ना। यहां 3 ठो, एक इसोफेजियल बैलून, गैस्ट्रिक बैलून और ये 3 ओपनिंग। इस पोर्ट से क्या होगा? ऑपरेट होगा। इस पोर्ट से क्या करेगा? अपना फंक्शन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसको उतारो। इसको समझा? इधर सुन, ये कैसा कैटो पोर्ट का ट्यूब हो गया? इधर सुनो, 3 पोर्ट कैटो पोर्ट, 3 पोर्ट। इसको जब मॉडिफाई करके 3 पोर्ट से चौथा पोर्ट दे दिया और एक तो पोर्ट दे दिया, तो ऐसा ट्यूब को कौन सा ट्यूब बोलेंगे? मॉडिफाइड ब्लैकमोर सैंक्सटेकन ट्यूब। इसमें क्या दिमाग लगाया साइंटिस्ट? देखो गैस्ट्रिक बैलून से स्टोमक में जो ब्लीडिंग हो रहा था, गैस्ट्रिक बैलून से
स्टोमेक में जो ब्लीडिंग हो रहा था उस ब्लीडिंग को रोक दिया गया, समझ रहे हो। और पहले से जो ब्लीडिंग हो चुका था, तरीका अपनाने से पहले जो ब्लीडिंग हो चुका था, गैस्ट्रिक ओपनिंग के थ्रू उस ब्लीडिंग को रिमूव कर दिया गया, रिमूव कर दिया, बात समझ रहे हो। ब्लीडिंग को गैस्ट्रिक बैलून से रोक दिया, जो पहले से ब्लीडिंग हो चुका था उसको हम गैस्ट्रिक ओपनिंग से बाहर खींच लिए, ठीक। गैस इसोफेजियल बैलून से इसोफेगस में जो ब्लीडिंग हो रहा था उस ब्लीडिंग को रोक दिया, इसोफेगस में ब्लीडिंग को रोक दिया। लेकिन पहले से जो ब्लीडिंग हो रखा था उस ब्लीडिंग को बाहर कर पाए क्या? नहीं ना, नहीं ना कर पाए। उस ब्लीडिंग को बाहर करने के लिए साइंटिस्ट दिमाग लगाया, यही ट्यूब में जिस प्रकार यहाँ पर गैस्ट्रिक ओपनिंग दिया ना, गैस्ट्रिक ओपनिंग दिया ना स्टोमेक का ब्लड को बाहर करने के लिए, उसी प्रकार इसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया, यहाँ पर यहाँ ओपनिंग दे दिया। इसोफेगस वाला पार्ट में क्या दे दिया? ओपनिंग दे दिया। ये बैलून इसोफेगस का ब्लीडिंग को रोक देगा। पहले से जो ब्लीडिंग हो रखा है वो ब्लीडिंग को ये पोर्ट के थ्रू खींच के बाहर कर देगा। तो एक एक्स्ट्रा काम जब यहाँ हुआ, इसका एक्स्ट्रा काम जब यहाँ हुआ तो इसको मैनेज कर, इसको फंक्शनिंग करने के लिए एक एक्स्ट्रा पोर्ट यहाँ बनाना पड़ेगा कि नहीं करेगा? पड़ेगा कि नहीं करेगा? न जाएगा, मार का मुंह खुला देंगे। क्या तक समझा मेरा बात? मॉडिफाइड सेंक्सटेकन ब्लैक मार ट्यूब में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ओपनिंग यहाँ आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा जब ओपनिंग हो गया तो इसको फंक्शनिंग करने के लिए एक्स्ट्रा पोर्ट यहाँ जोड़ना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा ना। तो एक्स्ट्रा पोर्ट का नाम क्या देंगे हम? एक्स्ट्रा पोर्ट का नाम क्या देंगे? इसोफेजियल। इसोफेजियल, जिस प्रकार यहाँ पर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट था ना, इसी प्रकार यहाँ पर इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट होगा कि नहीं होगा रे? इस प्रकार अगर एग्जाम में फिगर बना के लिखेंगे तो कितना बेनिफिट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जस्ट हम 4 पोर्ट वाला भी ह्यूमन बना, 4 पोर्ट वाला भी ट्यूब बना सकते हैं अभी, जिसको मॉडिफाइड सेंक्सटेकन ट्यूब बोलते हैं। जाओ कर दो, जाओ, समझ रहे मेरा बात? और क्या था ना, फिगर को नहीं मिटाना था हमको। पहले से जो 3 ओपनिंग था, कौन सा ट्यूब को बना रहे इस बार? मॉडिफाइड ब्लैकमोर सेंक्सटेकन ट्यूब, मॉडिफाइड ब्लैकमोर सेंक्सटेकन ट्यूब 3 ओपनिंग को बना रहे थे। सुनो, मतलब सॉरी 4 पोर्ट वाला बना रहे थे। कट ऑफ पोर्ट था, इसमें कट ऑफ पोर्ट है, 4 पोर्ट इसमें प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं? सुनो, 4 पोर्ट जब है तो फिर एक तो एक्स्ट्रा का तो देना पड़ेगा ना। कट हो गया चलो तो पोर्ट 4 ठो हुआ या नहीं? एक ठो नाम देखो क्या लिखेंगे? एक तो पोर्ट सबसे पहले इसोफेजियल बैलून, इसोफेजियल बैलून पोर्ट, इसोफेजियल बैलून पोर्ट, इसोफेगस का बैलून को फुला दिए। दूसरा पोर्ट, दूसरा यहाँ है ना, दूसरा का मदद से स्टोमक का बैलून को फुला दिया। गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट, ये दूसरा हो गया। तीसरा का मदद से इसोफेगस में जो ब्लीडिंग हुआ ना, इसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे। इसके लिए निकालने के लिए ओपनिंग देना पड़ेगा। ओपनिंग जब दिए तो यहाँ क्या हो गया? इसोफेजियल। ओपनिंग का नाम क्या हो जाएगा? इसोफेजियल ओपनिंग। होगा कि नहीं रहे? 2 ठो पोर्ट, बैलून पोर्ट के मदद से बैलून को फुला दिया। अब 2 ठो एस्पिरेशन होगा ना, एस्पिरेशन पोर्ट के मदद से वहां से ब्लड को खींच लेंगे। एक होगा इसोफेजियल एस्पिरेशन, इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट। इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट के मदद से हम क्या करेंगे बताओ?
इसोफेगस का ब्लीडिंग को खींच लेंगे, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट के मदद से गैस्ट्रिक का ब्लीडिंग को खींच लेंगे। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के पोर्ट के मदद से कहां का ब्लीडिंग को खींच लेंगे, गैस्ट्रिक का ब्लीडिंग को, स्टोमक का ब्लीडिंग को खींच लेंगे। कुल मिलाकर क्या ठो पोर्ट हो गया, 4, गैस्ट्रिक बलून पोर्ट, इसोफेजियल बलून पोर्ट, इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट। सुन रहे मेरा बात? अब जवाब दो, इसोफेजियल बलून पोर्ट से कौन क्या काम होगा, कहां का, गैस्ट्रिक बलून पोर्ट से क्या काम होगा, कहां का बलून फूलेगा, स्टोमक का। इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट से क्या होगा, इसोफेगस का ब्लीडिंग निकलेगा। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट से क्या होगा, स्टोमक का ब्लीडिंग निकलेगा। इस प्रकार देखो हम लोग इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब का 2 पार्ट, ब्लैकमोर सेंग-स्टेकन ट्यूब, मॉडिफाइड ब्लैकमोर सेंग-स्टेकन ट्यूब भी हम लोग पढ़ चुके। पढ़े या नहीं, पढ़े ना। तो डिफरेंट टाइप ट्यूब्स में एक बोले ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब पढ़े, फिर एक इंटेस्टाइनल ट्यूब देखे, फिर तीसरा इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब। बात समझ रहे हो? तो हमको एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो फिगर बना के लिखेंगे, भले ही पूछा है सेंग-स्टेकन ट्यूब का, लेकिन फिर मॉडिफाइड सेंग-स्टेकन ट्यूब का भी फिगर बनाएंगे। एग्जाम में इस पेज का स्पेस लेगा और एक्सप्लेनेशन बेटर होगा। बात समझ रहे हो? इसको लिखो। कट जाएगा रिकॉर्डिंग, ऑन कर प्लान। देखो, और यहाँ और एक ऑब्जेक्टिव बनता है, फेमस ऑब्जेक्टिव, उसको पढ़ेंगे। क्या होता है कभी कभी इसोफेजियल बैलून पोर्ट के मदद से हम इसोफेगस के बैलून को फुलाते हैं ना भाई रे। इधर सुनो, ये इसोफेगस हुआ भैया, ये क्या हो गया, स्टोमक हो गया। तो ये बैलून के मदद से हम इसोफेगस को कंप्रेस कर रहे हैं। इसोफेगस के जस्ट पीछे क्या होगा, ट्रेकिया प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? जब इसोफेजियल बैलून अगर एक्सेसिव फुला देंगे हम, किसको कंप्रेस कर देगा, वो ट्रेकिया को कंप्रेस कर देगा, तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? जब भी सेंग-स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब लगाएंगे, अगर पेशेंट को रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी हुआ, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ, उस कंडीशन में तुम क्या करोगे एज अ नर्स? क्योंकि तुरंत डिसीजन लेना होता, नहीं लोगे तुरंत ट्रेकिया को कंप्रेस कर देगा, पेशेंट का स्थिति को बिगाड़ के रख देगा। अगर उस दौरान तुम ट्यूब्स पोर्ट से, देखो फिर बता रहे, जिस प्रकार गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट था, एयर डाले तो गैस्ट्रिक बैलून फूला, एयर खींचेंगे तो गैस्ट्रिक बैलून सिकुड़ जाएगा, अपना नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। इसोफेजियल बैलून है, सिरिंज से एयर डाले इसोफेगस का बैलून फूलेगा, एयर निकालेंगे इसोफेगस का बैलून सिकुड़ जाएगा। बात समझ रहे हो? वहां सेंग-स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब में 4 लूमेन है, पेशेंट को डिफिकल्टी हो गया, रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो गया, अब तुम इसोफेगस का बैलून को कंप्रेस करना है, छोटा करना है, अब तुम एयर निकालोगे 4 ठो पोर्ट से एयर निकालोगे बैलून को छोटा करने के लिए। लेकिन तुम उस दौरान टाइम कम होने की वजह से तुम सही डिसीजन नहीं ले पाओगे तुरंत कि कौन सा बैलून कौन सा पोर्ट इसोफेगस से कनेक्ट है, कौन सा पोर्ट स्टोमक से कनेक्ट है, कौन सा कहां से कनेक्ट है, तुम पता नहीं लगा पाओगे। नहीं समझा मेरा बात? क्योंकि तुम एयर निकाला, अब कहां का बैलून कंप्रेस हुआ, कहां का बैलून छोटा हुआ, स्टोमक का हुआ कि इसोफेगस का हुआ, पता नहीं ना कर पाओगे। तो उस दौरान क्विक डिसीजन लेना होता है। जब सेंग-स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब लगा होता है और पेशेंट को रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो गया, तो उस दौरान बगल में सीजर्स रखना होता, कैंची रखना होता, तुरंत ट्यूब को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ट्यूब को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ट्यूब को जैसे ही कट कर दिए, चाहे
स्टोमक का बैलून हो चाहे इसोफेगस का बैलून हो, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा तो ट्रेकिया जो कंप्रेस हो रहा था वो अपना नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा और पेशेंट का क्या हो जाएगा, जान बच जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अब बोलोगे कट कट कहां से करेंगे? यहाँ से 3 पोर्ट, क्या पोर्ट, 4 पोर्ट था ना, था ना रे, था ना? तो कट कहां से करेंगे? हम कैंची लेके, कैसे कैसे बनाता है, कैंची लेके कट करेंगे इस जगह से, इस जगह पर क्या करेंगे, कट कर देंगे, कट कर देंगे, कट कर देंगे तो इसोफेगस का बैलून क्या हो जाएगा, अपना नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, ट्रेकिया भी अपना नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा ना। हाँ, तो अब इसको नोट लैंग्वेज में लिख सकता है ना, लिखेंगे व्हेन Shanks taken Blackmore tube is attached on any patient, if that patient complain respiratory difficulty, then nurse responsibility cut the Shanks taken Blackmore tube immediate. Did you understand? सुन रहे हो? लिखो when Blackmore Shanks taken tube attached of any patient and that patient complained and that patient complained and that patient complained respiratory difficulty किसके किसके वजह से, ड्यू टू कंप्रेशन ऑन ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी ड्यू टू कंप्रेशन ऑन ट्रेकिया। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उस दौरान, तो ट्यूब को ही क्या कर दे, हम कट कर दे, हाँ, नर्स रोल, कट द ट्यूब, ट्यूब को जैसे ही कट करेंगे, चाहे इसोफेगस का बैलून हो चाहे स्टोमक का बैलून हो, सिकुड़ जाएगा और जो ट्रेकिया कंप्रेस हो रहा था वो ट्रेकिया क्या हो जाएगा, अपना स्थान पर, जो ट्रेकिया कंप्रेस होके यहां आ रहा था वो ट्रेकिया फिर अपना स्थान पर नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सीपीआर के बारे में। सीपीआर इंपोर्टेंट चैप्टर है किसका, नर्सिंग फाउंडेशन का। और दूसरा ये हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज होता है इल पेशेंट में, जो पेशेंट का पल्स एब्सेंट हो चुका है। तो सबसे पहले सुनो, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, कार्डियो पाल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ठीक। रिसक्सिटेशन मतलब पहले वाला कंडीशन पे ले आना, हार्ट को भी लंग्स को भी पहले वाला कंडीशन में ले आएंगे, रिसक्सिटेशन, कार्डियो पाल्मोनरी रिसक्सिटेशन। इसको दूसरे नाम में बोलेंगे बेसल लाइफ सपोर्ट, BLS। सीपीआर को दूसरे नाम में बोलेंगे बेसल लाइफ सपोर्ट बोलेंगे, क्योंकि अगर इसको सही टाइम पर दिया जाए पेशेंट का जान पूरी तरह से बचाया जा सकता है। अगर इसको टाइम खत्म होने के बाद कितनों भी कोशिश किया जाए पेशेंट के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीपीआर। सीपीआर में मेनली तुम देखे होगे कि पेशेंट को क्या किया जाता है, कंप्रेस कराया जाता है। कंप्रेस करे तो चेस्ट पर क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, चेस्ट पर कंप्रेस किया जाता है और माउथ से क्या किया जाता है, ब्रीदिंग किया जाता है। इसका मेन इंपॉर्टेंस यही होता है कि चेस्ट पर कंप्रेस जो किया जाता है ना, आयोटा में जो ब्लड है ना, उस ब्लड को धकेला जाए किधर, ब्रेन की ओर, किधर, ब्रेन की ओर, ताकि ब्रेन में ब्लड जा सके और पेशेंट का ब्रेन डेथ नहीं हो। क्योंकि अगर एक बार ब्रेन डेथ हो गया तो फिर पेशेंट का कोई काम का नहीं। सीपीआर का मेन उद्देश्य जो कंप्रेशन कर रहे हैं ना, कंप्रेशन के मदद से ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में,
लीवर में वाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो सके, इसलिए हम कंप्रेशन करते हैं, ठीक, ताकि ताकि पेशेंट का क्या हो ना सके, डेथ ना हो सके, तब तक जब तक एडवांस मेडिकल सपोर्ट नहीं आ जाए। बात समझ रहे हो? तब तक उसको जिंदा रखने के लिए उसका ब्रेन में ब्लड सप्लाई पहुंचाना पड़ेगा ना, कंप्रेशन करके। सिर्फ कंप्रेशन से ही तो काम नहीं चलेगा ना, वो पेशेंट पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका है, खुद से ब्रीथिंग भी नहीं ले रहा है, तो तुमको उसको ऑक्सीजन सप्लाई कराने के लिए मुंह से क्या करेगा, मुंह से ब्रीथिंग भी देना पड़ेगा ना। इस प्रकार सीपीआर में मेनली कंप्रेशन से ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ हम रिस्टोर कर पाते हैं, और माउथ ब्रीथिंग से उसका बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। बात समझ रहे हो ना? इस प्रकार पेशेंट को हम क्या करेंगे, सीपीआर देने की कोशिश करेंगे। तो सीपीआर का मेन उद्देश्य वाइटल ऑर्गन में ब्लड परफ्यूजन को रिस्टोर करके रखना, सीपीआर का मेन उद्देश्य। सीपीआर का अलग अलग स्टेप होता, इंपोर्टेंट चैप्टर है, तुमको आसानी से याद रखना पड़ेगा। जहाँ याद रखने वाला बात है, याद तुमको रखना पड़ेगा। समझने वाला बात में हम सिस्टमेटिक तौर पर स्टेप बाय स्टेप तुमको बताएंगे, तुमको कोई भी हार्ट नहीं लगेगा। तो अभी देखो, तो कुछ लिखेंगे पहले सीपीआर के बारे में। इसको फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, कार्डियो पाल्मोनरी रिसक्सिटेशन बोलेंगे। इंपोर्टेंस ऑफ सीपीआर, टू रिस्टोर ब्लड सप्लाई ब्रेन एंड रिमेनिंग वाइटल ऑर्गन लाइक किडनी, liver, lungs, to restore blood supply in brain, liver, kidney and remaining vital organ, स्पेशली कहां पर रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, ब्रेन में। सीपीआर को दूसरे नाम में बोलते हैं BLS, नाम फुल फॉर्म में बोलेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS। समझ रहे हो ना? तुम जानते हो कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता, 5 लीटर कार्डियक आउटपुट का सबसे मैक्सिमम 25% सप्लाई होता लीवर के पास, 21% सप्लाई होता किडनी के पास, 5% सप्लाई होता किसके पास, हार्ट के पास, और 15% सप्लाई किसके पास होता, ब्रेन के पास। होता है ना? लिख ही लो। देखो, जो कार्डियक आउटपुट होता है, जब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम को हार्ट बीट से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना ml होगा, हार्ट बीट कितना होगा, 72 के आसपास। कुल मिलाकर 5040 ml, 5040 ml का अर्थ हुआ 5 लीटर। क्या हो जाता हमारा, कार्डियक आउटपुट होगा ना। टोटल कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम लीवर के पास कितना सप्लाई होता है, 25%। उसके बाद किसके पास सप्लाई होता है, किडनी के पास कितना सप्लाई होगा, 21%। फिर ब्रेन के पास कितना सप्लाई होगा, 15%। जबकि हार्ट के पास कितना सप्लाई होता है, 5%। याद रहेगा ना। बाकी सीपीआर का नेक्स्ट पार्ट कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। समझ रहे हो? ठीक है तब।